नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के दूसरे पाठ के तीसरे बिंदु का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम दो बिंदु का अध्ययन कर चुके हैं। पहला बिंदु था भारत की शक्ति और सीमा, दूसरा बिंदु था भारत के अतीत की झांकी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा बिंदु, भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। लेखक कहते हैं कि जो मैंने पुस्तकें पढ़ी, प्राचीन स्मारक देखे और जितनी भी हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनके बारे में जो अध्ययन किया, इन सब से जो मुझे समझ पैदा हुई उसमें कहीं हद तक मैं भारत को समझने का प्रयास करने लगा था, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं मिला, अर्थात सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और न ही मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला जिसकी कि मैं तलाश कर रहा था। लेखक कहते हैं, मैं और मेरे जैसे अन्य जो लोग थे, वे लोग सभी के सभी इस बात से अचंभित थे कि ये सारी बातें क्यों हैं, ये इस स्थिति में कैसे पहुंचा हुआ है। मध्ययुगीनता हो गई, इतनी भयंकर गरीबी, दुर्गति, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऊपरी जो था आधुनिकता का एक अजीब सा मिश्रण लग रहा था। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर देखता था। यह मध्यम वर्ग स्वयं को बंधी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी अपने वर्ग या अपने लोग जो थे, अपने मेरे जैसे मेरी किस्म के जो लोग थे उनका प्रशंसक नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जो संघर्ष हो रहा है इसका नेतृत्व यही मध्यम वर्ग के लोग जो है वो करेंगे। ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ये स्वयं भी बंधी थे, सीमाओं में जकड़े हुए थे, ये बातें महसूस करते थे और कहीं ना कहीं इनकी तरक्की जो थी और विकास भी अवरुद्ध हो रखा था और ये तरक्की और विकास करना चाहते थे। अंग्रेज़ी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। लेखक कहते हैं कि क्योंकि अंग्रेज़ी शासन था और इस कारण से वे तरक्की और विकास नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण से इनके मन में विद्रोह अर्थात क्रांति की भावना पनप रही थी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहती थी और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहती थी। ये मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना उनके बस की बात नहीं थी। अब लेखक कहते हैं कि ये जो थे मध्यम वर्गीय जो लोग थे मध्यम वर्ग के, ये तो चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने हमें रौंद दिया, अर्थात हमें इस हमारी दुर्गति का जो मुख्य कारण है ये अंग्रेज़ लोग ही हैं। लेकिन वे इस ढांचे को उखाड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा दिया जाए और इस ढांचे का संचालन वे स्वयं करें, अर्थात इसका नियंत्रण या परिचालन वे स्वयं करें। लेखक कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं काफ़ी हद तक वो इसी ढांचे की पैदाइश थे, अर्थात इस ढांचे में ढल चुके थे। इस कारण से वह इसे चुनौती देना, साथ ही साथ इसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करने की बात तो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे इसके अंदर बसे हुए थे। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई।
लेखक कहते हैं अब धीरे धीरे नई ताकतों ने सुर उठाया और कहीं ना कहीं उसने हमें ग्रामीण जनता की तरफ धकेल दिया। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। अब लेखक कहते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा भारत आया या हम जैसे बुद्धिजीवी जो लोग थे, हम लोगों के सामने एक ऐसा भारत का रूप आया जिसे हम लोग पूरी तरह से, जिसके अस्तित्व को हम पूरी तरह से नकार चुके थे या बिल्कुल ही भूल चुके थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था तथा हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर उसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। अब लेखक कहते हैं कि ये जो दृश्य था, इस दृश्य ने हमें बेचैन कर दिया, कहीं ना कहीं हमारा चैन छीन लिया, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर जो मूल्य थे और जो निष्कर्ष थे हमने जो बनाए थे उसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न कर दिया। और तभी हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम जो है भारत के वास्तविक रूप की तलाश करेंगे, और ये समझ हमारे अंदर पैदा हुई और ये जो द्वंद्व था, ये जो संघर्ष था, इसको इसने पैदा किया, इस सोच ने पैदा किया। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। अब लेखक कहते हैं कि हम में से कई बुद्धिजीवी ऐसे थे जो कि ग्रामीण समुदाय के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए उन लोगों के लिए कोई नए उत्तेजना की बात नहीं थी, अर्थात नया कुछ अनुभव करने की बात नहीं थी। पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। लेखक कहते हैं लेकिन मेरे लिए वाकई ये एक नई तलाश थी, नई अर्थों के लिए ये नई यात्रा की एक तलाश थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत के ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसने कुछ ऐसी बात थी जो मध्यम वर्ग में उपस्थित नहीं थी। अब लेखक कहते हैं कि यद्यपि, गोया का अर्थ होता है यद्यपि, मुझे हमेशा से अपने लोगों की जो कमज़ोरी थी, उनका दर्द जो था, उनकी असफलता जो थी, उसका एहसास मुझे था, उनके दर्द का एहसास मुझे था। लेकिन ये जो ग्रामीण जनता थी, इसके अंदर कुछ विशेष बात थी, कुछ ऐसा था कि उसे परिभाषित करना अर्थात उसके बारे में समझाना मेरे लिए कठिन था। लेकिन हाँ, ये जो ग्रामीण जनता थी, ये लगातार मुझे अपनी ओर खींच रही थी और उनमें ऐसी बात थी जो कि मध्यम वर्ग के अंदर उपस्थित नहीं थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोग का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। अब लेखक क्या बोलते हैं कि मैं जो भारत के जो आम जनता है, उनकी जो सोची गई धारणा है, अर्थात सुविचारित धारणा जो है, उसको मैं कभी भी कल्पना से उत्पन्न नहीं बताना चाहता था, नहीं, उनको ये नहीं बताना चाहता था कि उनकी जो अवधारणा है, सोच जो है, वो एक काल्पनिक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो भारत है उसके अंदर जो विविधता है, अर्थात भिन्नता जो है, उसका वास्तविक अस्तित्व ही हमारा कहीं ना कहीं एक रूप है, दृढ़ता है हमारे लिए। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। लेखक कहते हैं कि इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद मैंने कभी भी उनको समुदाय के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के रूप में सोचने का प्रयास किया। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा निराशा नहीं हुई।
लेखक कहते हैं क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, अर्थात उम्मीदें नहीं थी, इसलिए मुझे उनसे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उनसे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंश तक अब भी बचाए रखा है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये सूझा कि ये जो इनके अंदर ये जो दृढ़ शक्ति है, ये अंतःशक्ति है, ये किस कारण से है। दृढ़ शक्ति का अर्थ होता है जो दृढ़ता का अर्थ होता है जो मजबूती है। अंतःशक्ति अर्थात अंदर की जो शक्ति है, ये किस कारण से है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दिया कि इनके अंदर ये जो ताकत है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति के कारण है, क्योंकि इन्होंने आज भी उस प्राचीन संस्कृति में से कुछ अंशों को संभाल के रखा हुआ है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। अब लेखक कहते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति जो इन्होंने संभाल के रखी हुई है, जो 200 वर्ष की जो हमारी गुलामी है या जो अत्याचार थे, उसके कारण वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी उसमें से भी कई सार्थक अर्थात उद्देश्य अर्थ वाला जो चीज़ है, वो भी अभी भी सुरक्षित है, बचा हुआ है। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा भी है जो कि अर्थ रहित है, मतलब बिना उद्देश्य का है, निरर्थक है और साथ ही साथ हानिकर भी है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने भारत की तलाश का अध्ययन किया, पाठ 2 तलाश के अंतर्गत। अगले बिंदु का अध्ययन अगले वीडियो के अंदर करेंगे।